वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी, और चलेंगे सीएम पीएम आरक्षण से एसपीडीएम। इन्हीं नारों के साथ 70-80 के दशक में मान्यवर श्री काशीराम साहब जी धरातल पर उतरे थे। डॉक्टर अंबेडकर का जो अधूरा सपना था बहुजन समाज को जो है शासक बनाने का, उसे पूरा करने के लिए बड़े संघर्षों के बाद जमीन से लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक उन्होंने अपनी जगह बनाई और उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। उनके बहुत ही करीबी माने जाने वाले, जब बहुजन समाज पार्टी को पहली बार सत्ता में आने का मौका मिला तो जिन पर काशीराम साहब बहुत ज्यादा भरोसा जताते थे, डॉक्टर मसूद अहमद जी, उनको शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला, अवसर मिला और उन्होंने उत्तर प्रदेश में युवाओं का भविष्य तय किया। नमस्कार, मैं हूं शिवम प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं भारत लोकतंत्र न्यूज। आज मैं उपस्थित हूं अयोध्या के रानी बाजार में ड्रीम पैलेस पे, जहां पर आजाद समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मसूद अहमद जी यहां पर उपस्थित हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में यशवंत मौर्य जी प्रदेश संगठन मंत्री और विशिष्ट अतिथि के रूप में राहुल भारती जी प्रदेश सचिव यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है डॉक्टर मसूद अहमद जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश से पूर्व शिक्षा मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। क्या कहेंगे, इस समय क्या फील कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आजाद समाज पार्टी में आने? देखिए, ऐसा है कि उम्मीद की किरण तो दिखाई पड़ रही है और जो उम्मीद की किरण नज़र आ गई तो मेहनत करेंगे तो फल भी मिल जाएगा, है ना। क्या लगा आपको? आप बहुत अनुभवी और पुराने माने जाते हैं नेता के तौर पे, आपने तमाम पार्टियों के साथ मेहनत किया। सबसे बड़ी बात रही कि आप काशीराम साहब के बहुत करीबी माने जाते थे, उनका अनुभव आपने देखा है, तो क्या लगा चंद्रशेखर आजाद में आपने क्या देखा कि आज इनकी पार्टी में आकर के अब जो है इनका मिशन मूवमेंट चलाने की आपने ठान ली है? काशीराम जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो मिशन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो चाहत थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर संघर्ष करके कानून बना करके देश के हवाले किया और उसमें दलितों पिछड़ों को उनका अधिकार दिया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अधिकार तो मिला, लेकिन उन पार्टियों ने जो सत्ता में रही उसको पूरा नहीं किया। उसके बाद बल्कि उसमें वो प्रयास करते रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन है उसको हम कैसे ख़त्म कर दे, दफन कर दे, इस प्रयास में लोग लगे रहे। ऐसे वक्त में मानवर काशीराम जी मैदान में आए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को लेके निकले और उन्होंने लोगों के बीच में लोगों को समझाने का काम किया, संघर्ष किया, लोगों ने उनका साथ दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो चाहत थी, काशीराम जी ने अपनी मेहनत और साथियों की मेहनत की बदौलत उस सपने को साकार करने का काम किया। बहन जी मुख्यमंत्री बनी, चलिए ठीक है, जो किया ठीक किया, ठीक है, दिया लिया। आपसे बना नहीं बहन जी का? अच्छा, क्या वजह रही साथ के बाद 12 तक सरकार बनने के बाद? मैं उस बात को, क्या है कि नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी और 4 बार मुख्यमंत्री हो गई तो जो किया बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा ही किया होगा, अच्छा किया, चलो। लेकिन कुर्सी की लालच में, मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालच में जो है वो बीजेपी से मिलकर के सरकार बनाई। बीजेपी को जानते ही हो, जो बीजेपी से हाथ मिलाता है बीजेपी उसको खत्म नहीं करती, नष्ट नाबूद कर देती है। वो आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को मौका मिला कि जो बाबा साहब का सपना था और काशीराम जो वो सपने को साकार करने में कामयाब हुए थे, उन लोगों को मौका मिला तो उन लोगों ने काशीराम जी के कार्यों को दफनाना शुरू कर दिया। मतलब काम फिर वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम मिट्टी में दबाना शुरू किया, मिट्टी में मिलाने का काम करना शुरू कर दिया। वक्त में एक बंदा आया
चंद्रशेखर आजाद, ये आदमी आया और साधारण परिवार से आया, कोई जानता नहीं था, सीधा साधा नौजवान। और देखिए, कुदरत भी किसी को चुनती है क्या, वरना काशीराम जी पंजाब से आके यहाँ कामयाब हुए थे, यहाँ के रहने वाले थोड़े थे। यहाँ उत्तर प्रदेश में आदमियों की कमी है क्या? नहीं। लेकिन कुदरत ने कांशीराम को ही चुना, कुदरत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही चुना। तो कुदरत ने ऐसे ही एक गरीब परिवार में, साधारण परिवार में पैदा हुए, एक गांव में जो परिवार रहता है उसमें पैदा हुए। उनके फादर जो है प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे, चंद्रशेखर जी के। है कि नहीं बात सही? उस परिवार में से निकल के और वो बंदा आया, संघर्ष शुरू किया। और बहन जी को विश्वास नहीं था, वो समझ रही थी जब तक मैं जिंदा रहूंगी लाल पीला काला नीला करती रहूं, है ये दलित जो है मुझको छोड़ने वाला नहीं है। दलित दुखी तो था, लेकिन उसको कोई रास्ता दिखाने वाला कोई मिल नहीं रहा था। ऐसे वक्त में चंद्रशेखर जी ने मैदान में आकर के दिलेरी के साथ संघर्ष करना शुरू किया। उसकी दिलेरी को, उसके संघर्ष को देख करके जनता में विश्वास पैदा हुआ। अब जब जनता में विश्वास पैदा हुआ तो जनता उनके साथ लगी। इसलिए जनता भी दुखी थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कारवां है वो दफन होने जा रहा है। चंद्रशेखर जी को पाके उम्मीद जगी कि अब हो सकता है कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना और कांशीराम का जो मिशन है उसको बचा लें। तो चंद्रशेखर जी के साथ लग गए, और अब लग गए तो मैं समझता हूँ कि हम खुश क्यों हैं, हमने भी खून दिया भाई। इस मिशन को आपने एक लंबा समय तय किया है। लंबा समय तय किया, तन मन धन दिया यार, जवानी कुर्बान कर दिया है। और उसके बदले में क्या मिला? यही खुश थे कि जिस पेड़ को, जो बीएसपी रूपी जिस पौधे को हमने लगाया था वो तनावर हो गया, पेड़ हो गया, उसमें फल लगने लगे, है कि नहीं? हम नहीं खा पा रहे थे, हमारे लोग खा रहे हैं ना भाई, तो हमको संतोष था, है कि नहीं बात? आज वो चीजें देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद में आप। बिल्कुल, चंद्रशेखर साबित कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी साबित कर रहे हैं। और लोगों ने कांशीराम का सच्चा वारिस चंद्रशेखर को मान लिया है। क्या अब बाबा साहब और कांशीराम जी के सच्चे वारिस, सच्चे उत्तराधिकारी, उनको कोई उत्तराधिकारी बनाया नहीं है। चंद्रशेखर जी अपने संघर्ष के दम पर जनता ने उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर, ये कांशीराम जी का उत्तराधिकारी मान लिया। और ये जो बहन जी उत्तराधिकारी बनाए हैं, अरे परिवारवाद। एक आदमी गया, वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, चला गया लंदन पढ़ के, टाई लगा के चले आए। और तुम समाज में गए, न गरीबी देखे, न अमीरी देखे, न उनसे मिले, न उनके बीच बैठे हो आके भाषण दे रहे, ऐसे रहो, कैसे रहो। बहन जी कह रही हैं बाहर से पढ़ के आए हैं, अच्छे खासे लीडर हैं, वो उत्तराधिकारी बनने लायक हैं। हाँ, तो बुला लेना बिल क्लिंटन को। भाई बुला ले अगर बात। सर आपसे एक सीधा सवाल हमारा है, अभी देख रहे हैं किस तरीके का माहौल दिल्ली पर चला, तमाम प्रदेशों में लगातार बच्चे आंदोलन पे बैठे, और अभी भी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का हाल एकदम बुरा सा नजर आ रहा है। बलात्कार केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके का उत्पीड़न, और जो बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, रोजगार को लेकर के परेशान हैं। आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पर, और किस उम्मीद के साथ आप आजाद समाज पार्टी में आए हैं? क्योंकि मैं जब से आप आए हैं, आप पार्टी की सदस्यता लिए हैं, चंद्रशेखर के आजाद जी के साथ साथ तमाम जैसे बड़े बड़े पदाधिकारी आपके साथ लगे हैं, और बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है पार्टी में कि नहीं साहब आए हैं तो कुछ तो नया करेंगे। अनुभवी लीडर हैं, क्या लेकर के अनुभव आए, क्या बदलाव देखें आप? भाई का क्या कहा है, जो देखा वो कह भी दिया, समझा भी दिया, तारीफ भी कर दिया, है कि जो कमियां वो कह भी दिया। आपको क्या लगता है कैसे बदलेगा सर ये चीजें जो हो रही हैं? ये सरकार आपको लग रहा है कुछ अच्छा कर रही है या करने वाली? आप 10 साल के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? ऐसा है, ये सरकार इस देश में ये
हिटलर के वारिस है सब क्या? ये फासिस्टवादी लोग हैं। ये जो आरएसएस बीजेपी, ये जो बीजेपी के लोग हैं इस देश में, वो ब्राह्मणवाद को किसी भी कीमत पर कायम रखना चाहते हैं। लड़ाई और क्या है? और उसके लिए इस देश के जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मजलूम हैं, पिछड़े मुस्लिम हैं, इन लोगों को शिक्षा से वंचित रख करके बिल्कुल मूढ़ बना के रखना चाहती है। समझे नहीं आप? जिससे कि ये उनके कारनामों को समझने लायक ही ना रहें। समझे नहीं? बीजेपी कहती है हम सबको भागीदारी देते हैं, बीजेपी कहती है आप लोगों पे आरोप लगाती है, आपके पार्टी पे आरोप लगाती है, यहाँ तक कहती है कि गुंडों की पार्टी है, लोग जबरदस्ती SC/ST लगवा कर पैसा हटते हैं। तमाम आरोप अभी सामने आए हैं। SC/ST लगवा करके स्कॉर्पियो ले लेते हैं लोग। अगर हमको गुंडा कहा तो हम खुश हैं। अगर आजाद समाज पार्टी को उन्होंने लकब दिया कि गुंडे हैं तो हम खुश हैं। इसका मतलब बहादुर लोग हैं, कम से कम इनसे डरने तो लगे। विधानसभा का चुनाव नजदीक है सर, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? आपको क्या देखने में लगा है कि नहीं ये बदलाव होना बहुत जरूरी है, शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से स्थापित करना जरूरी है, रोजगार के लिए हमें ये कदम उठाना जरूरी है, और तमाम चीजें जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है, अस्पतालों की हालत सर बहुत बेकार हो गई है, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है सही तरीके से, इन सब चीजों पर क्या कहेंगे? शिक्षा आप ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ सर, आप शिक्षा मंत्री हैं। देखिए, इन्होंने देश तबाह कर दिया है। ये देश को मजबूत होने देना नहीं चाहते हैं, जानबूझ करके देश को कमजोर कर रहे हैं, और शिक्षा का दरवाजा बंद करके लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। 1 लाख कॉलेज स्कूल बंद हो गए हैं। समझे कि नहीं आप? और जो स्कूल हैं उसमें किसी स्कूल में 1 मास्टर 1.5 मास्टर पढ़ा रहे हैं, तो क्या मतलब है? इसका मतलब कि ये लोगों को शिक्षित होने नहीं दे रहे हैं। ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं 10%, ये अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ा रहे हैं। इन्होंने अपने लिए अलग से मांटेसरी स्कूल खुलवा लिए हैं। मांटेसरी है, कॉन्वेंट है, उसमें 10-10, 20-20 हज़ार रुपया फीस है। गरीब लोगों के बच्चे उसमें पढ़ नहीं सकते, ये बेचारे अनपढ़ ही रह जाएंगे। वो अपने बच्चों का इंतजाम कर ले रहे हैं, और इस देश का पैसा लूट करके अपने पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं, और उसी से वो जनता का वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस देश में आज की तारीख में 179 पूंजीपति है। कितना? 179, जिनके पास इस देश की 85% संपत्ति है? उसमें 162 गुजराती हैं। 162 गुजराती हैं। जितना ठीका है, चाहे वो जल जीवन वाला हो, चाहे सड़क का हो, चाहे पुलिया का हो, चाहे वो भाई अडानी, क्या मजे हैं? सब NGO को दे रखा है। 1 रुपये में 1100 एकड़ जमीन पा रहे हैं, तो क्या है वो? और फिर उसके बाद वो माफ भी हो जा रहा है पैसा। तो हम ही को दे दे 100 एकड़, तो 1 रुपया में तो हम 8-8 हज़ार रुपया में उठा दे। है कितना पैसा हो गया? है ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर इस बार ये ना हटे तो देश का क्या होगा? कौन हटाएगा सर? सवाल तो यही बनता है ना। सुनिए, चाइना ने आधा अरुणाचल प्रदेश कब्जा कर लिया, लद्दाख में घुसा हुआ है। बीजेपी के जो अनभक्त हैं बोल रहे हैं, वो तो आप लोगों पर टिप्पणियां कर रहे हैं। अब देश का गद्दार कौन है? ये देश बर्बाद हो रहा है, और जो बीजेपी के अंधभक्त नहीं बोल रहे हैं तो गद्दार कौन है? चीन लद्दाख में कब्जा कर रहा है, नौकरी गायब है, पढ़ाई लिखाई हो नहीं, मुल्क में अफरा तफरी है। समझे नहीं? नौकरी क्या, JNG जो है उस पर लाठियां चल रही हैं। मेरा एक सीधा सवाल है सर, बीजेपी को रोकेगा कौन? अगर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं सरकार इतनी गड़बड़ है, इतना सारा काम गड़बड़ कर रही है, दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, एक सीधा सवाल, रोकेगा कौन? आजाद समाज पार्टी रोकेगी? अब मैं आपको बता दूं, गठबंधन का दौर चल रहा है, लोग गठबंधन कर रहे हैं। आप नहीं सुनिए, तो फिर गठबंधन करना चाहते हैं, हम गठबंधन का स्वागत करेंगे।
तो मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से जनता दुखी है और सब अलग अलग कर रहे हैं, बीजेपी को हराना है, तो जब हराना है तो जितने हराने वाले नारा लगा रहे हैं मिल जाओ ना भाई, है ड्यूटी बनती है। अब हम तो चाहते हैं गठबंधन बन जाए, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी की नेतृत्व मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। बड़े ही कद्दावर नेता आजाद समाज पार्टी के हैं, अपनी पार्टी का विलय आजाद समाज पार्टी में किया, चंद्रशेखर आजाद पे भरोसा जताया है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, काफी समय से बहुजन मूवमेंट को चलाने का काम किया, अब चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा दिखा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। बहुत दिनों से आपसे बात करने की सोच रहा हूँ, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही, आप चंद्रशेखर भैया के साथ ही लगे हुए हैं इस समय। अब पूरे प्रदेश में प्रदेश महामंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश में कार्यक्रम लगातार रहते हैं, तो इसलिए व्यस्तता रहती क्या है। कहेंगे भाईचारा जो सम्मेलन है, अब तो डॉक्टर साहब भी आपके साथ आ गए हैं, एक बड़ा अनुभव आप ले आए हैं अपनी पार्टी में, कैसा लग रहा है आप लोगों को? पूरे प्रदेश में वो सब लोग जो है जो चाहते हैं कि बहुजन मूवमेंट आगे बढ़े और अच्छे लोग हैं, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना चाहते हैं, उन सब लोगों का झुकाव जो है वो लगातार आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया और तमाम ऐसे लोग जो हैं वो ज्वाइन करने की लाइन में हैं और लोग बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। 27 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या तैयारी हुई अब तक? आप लोग, आप पहली सूची भी जारी कर दिए हैं, तकरीबन 35-37 प्रत्याशी भी उतार दिए हैं, प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, क्या तैयारी चल रही है? 45 प्रत्याशी हमने प्रभारी जो बनाए हैं जी। पूरे प्रदेश में, तो हमारी जमीन से बहुत मजबूत तैयारी चल रही है। और जैसा कि जो है भाईचारा के माध्यम से इस पूरे बहुजन समाज को, मनवाद को और जो है ब्राह्मणवाद को जिससे डर लगता है, वो बहुजन समाज को जातियों में अलग अलग करके जो है रखना चाहते हैं। लेकिन माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो है, जैसा कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के मन में जो भावना है पूरे बहुजन समाज को अपने सगे जो है अपने भाई की तरह, अपने परिवार की तरह समझने की, तो उनकी उस भावना के कारण पूरा बहुजन समाज जो है, वो चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, वो सब लोग जो है उस भावना से प्रभावित होकर के उनके आंदोलन में उनका साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शुरू करेंगे उधर से, सहारनपुर से 50 सीटें बता रहे हैं, जिता कर देंगे। आप लोगों का कितना है? अभी आप लोग क्या करेंगे? बीजेपी को हरा देंगे इस बार, या गठबंधन करेंगे, या कैसे रुकेगी बीजेपी? बस यही सवाल है हमारा। इस बारे में आपको ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब तो चूंकि पार्टी में थोड़ा सा अभी जो है बहुत जल्दी हुआ, तो अभी शायद पूरी जो है गहराई जो का एहसास कुछ समय में होगा, तब ये संख्या और ज्यादा बताएंगे। 50 जो है पश्चिम की, हाँ 50 पश्चिम की, हाँ तो जो है निश्चित रूप से करीब करीब जो है सैकड़ों सीटें जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। क्योंकि ऐसा देखिए क्या है ना कि जब आदमी तंग आ जाता है तो वो तमाम छोटी छोटी चीज़ों से फिर किनारा करके, जिस तरीके से आज आप बताइए कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए माननीय चंद्रशेखर जी आवाज़ नहीं उठा रहे, जिसके लिए लड़ नहीं रहे, जिसके लिए जो है संसद में चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं, कौन ऐसा वर्ग है? क्या लग रहा है बिना चंद्रशेखर की अब कोई राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं होगी? निश्चित रूप से नहीं होगी। क्या कहेंगे आखिरी शब्दों में आप बताइए, अपने आवाम के लिए जो भाईचारा सम्मेलन है, लगातार आप लोग प्रबुद्ध जन वर्ग सम्मेलन किए, तमाम तरीके के ओबीसी समाज के साथ आप लोगों ने बैठकें की, मीटिंगें की, इसका कितना असर रहा और 27 में क्या परिणाम आने वाले हैं? आप अपने आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को, जो पूरे प्रदेश वासियों से जो कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों, जिस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग पार्टियों में अलग अलग जगहों पर बंटने के नाते और उन पार्टियों के नेतृत्व को जो है वो बहुजन आंदोलन के प्रति जो है समर्पित और वफादार न होने के नाते, मनुवादियों के सामने घुटने टेक देने के नाते जो है हमारा बहुजन समाज निराश हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जो है, जिस तरह के संघर्ष, जिस तरीके से अपनी जान की बाजी लगा देने के लिए हर बहुजन समाज के हर वर्ग के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जैसे आप देखिए जो आज पिछड़ी जातियाँ उत्तर प्रदेश में रहती है, जिनकी आबादी 40% से ज़्यादा जो है, उनके लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण की बात जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया। आदि दलित समाज जो महसूस कर रहा था कि दलित समाज में भी हम पिछड़ जा रहे हैं, तो उनके लिए 5% अतिरिक्त आरक्षण जो है हम बात कर रहे हैं। और उसके अलावा तमाम वो चीज़ें, जैसे लोकसभा विधानसभाओं में जो बैकवर्ड समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिला, उनके कोई सीटें नहीं रिजर्व है, तो इस भारत में जो है या उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि पहली बार जो है बहुत मजबूती से जो है, आप देखिए पिछड़े समाज की तमाम पार्टियां हैं, पीडीए की तमाम बात करते हैं, लेकिन पिछड़ों के जब लोग मिला के आप अपने लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से जो चीज़ें जो है
जो हमारे मुद्दे जो है मुख्य धारा में राजनीति के आए नहीं, कभी जो है लोगों ने किनारे करने का काम किया, जिनून होते हुए भी जो है उन सारे जो है महत्वपूर्ण और उचित मुद्दों को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरी मजबूती से, पूरी शिद्दत से, पूरे मन से उठाया है और हम सब लोगों को भरोसा है कि वो पूरा करेंगे। इसलिए पूरा बहुजन समाज उनके नेतृत्व में बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी में जुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।